स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। और आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली 6 नंबर के लिए है। और अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह कंप्लीट कर लिया तो समझिए लिटरेचर सेक्शन में जो पोइट्री से 6 नंबर का स्टेंजा आता है वो आपसे पूरी तरह कंफर्म होके बनेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारे चैप्टर्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजाज हैं वो मैंने लिए हुए हैं। तो यहाँ मैं एक एक स्टेंजा को एक एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ, कैसे करना है, कितना लिखना है, क्या नहीं लिखना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो कंप्लीट तो समझो 6 नंबर कंप्लीट। तो लास्ट तक पूरा कंप्लीट वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है और अधिक से अधिक इसको शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। और यदि आपने अभी तक एक्सपी क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो वहाँ से भी डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं स्टैंडर्ड से। जैसे कि आप जानते हैं लिटरेचर सेक्शन जो 40 नंबर का लिटरेचर सेक्शन है उसमें 6 नंबर का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, बेहद इम्पोर्टेंट है, समझिए। ठीक, अब शुरू करते हैं स्टैंजा से। तो रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कि स्टैंजा को पढ़ना है फिर उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जैसे कि आप जानते हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, ये जो है वो है आपका माई मदर एट 66। इस चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66, ये इस चैप्टर का नाम है। और इसके जो ऑथर हैं यानी पोएटेस हैं वो हैं कमला दास। ठीक है, कमला दास ये पोएटेस इसकी। तो ध्यान दीजिए ज़रा, मैंने आपको यहाँ पूरा समझा दिया है कि इस किस चैप्टर से लिया गया है। तो ड्राइविंग फ्रॉम, अब इसको शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को पेरेंट होम से, माँ के घर से, यहाँ पेरेंट्स नहीं बोला बल्कि पेरेंट बोला। पेरेंट जब हो तो उसका मतलब होता है या माँ या पिता। तो कहानी में चूँकि माँ का जिक्र है इसलिए उनके लिए बात कही जा रही कि मैं अपने माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए फ्राइडे मॉर्निंग की सुबह ड्राइव करते हुए निकली। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा अपनी माँ को बिसाइड मी, मेरे बगल में। डोज, ऊँगती हुई। ओपन माउथ, खुला मुँह किए। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उनका जो चेहरा था वो ऐसे एसन हो गया था, ऐसा पीला पड़ गया था, ऐसा मुरझा गया था जैसे कि लाइक अ कॉर्प्स, कि जैसे कि कॉर्प्स हो। कॉर्प्स माने लाश। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मैंने पेन के साथ, दर्द के साथ ये रियलाइज़ किया, महसूस किया दैट कि सी वाज एज ओल्ड एज, वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, एज सी लुक्ड, जैसे कि वो दिखती हैं। बट सून, लेकिन सून, शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन इस विचार को शीघ्र ही मैंने एक तरफ हटा दिया। तो अब इसके अंतर्गत अपन को क्वेश्चन देना है। तो हालांकि मैं इसमें क्रम मिस कर गया, मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया, जैसे कि मैं अनसीन में बताता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो या स्टेंजा पढ़ो। तो कोई बात नहीं, अब अपन लोग पैसेज पढ़ने के बाद स्टेंजा देखते हैं, स्टेंजा पढ़ने के बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट कहाँ के लिए ड्राइव कर रही थी? कोचीन एयरपोर्ट के लिए। तो इसका सीधा सा आंसर देना है द पोएट, यहाँ पोएट नहीं है, एक्चुअली पोएटेस करना है अपन को जब आंसर देना है, क्योंकि जो पोएट है वो पोएटेस है, यहाँ स्त्री है, पोएटेस। अब वाज आगे आ जाएगा, वाज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट, तुरंत लिख दीजिए कोचीन एयरपोर्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? द पोएटेस वाज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट, ठीक, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, ये लिख दो। हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसके बगल में कौन बैठा था? तो उसकी माँ बैठी थी। तो क्या लिखेंगे? द पोएट्स मदर, हु की जगह पोएट्स मदर लिख दिए। द पोएट्स मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, पोएट ने अपनी माँ के बारे में क्या नोटिस किया? तो उन्होंने अपनी माँ को जब देखा तो उन्होंने पाया कि उनकी माँ ऊँघ रही हैं और उनका जो माउथ है वो खुला है। तो ये आंसर देना है। तो द पोएट, डेड हटाओगे तो नोटिस्ड हो जाए, द पोएट नोटिस्ड अबाउट हर मदर दैट की, या ऐसे भी लिख सकते हैं वेन, जब। द पोएट, अब यहाँ पोएट नहीं करेंगे, पोएटेस, द पोएटेस
looked at her mother when the poetess looked at her mother, comma, she was dozing and her mouth was open. ठीक, फुल स्टॉप. ये आंसर हो गया. इसके बाद है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन एस इन लाइक दैट, पीला जैसे. तो लाइक हो, एज हो या सो हो, ये शब्द यदि पोएम में आ जाते हैं तो समझिए वहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो सिमिली होगा, यानी इसका आंसर देंगे. आंसर लेकिन कैसे लिखेंगे, आंसर लिखना भी एक कला है. तो लिखिए, क्या लिखेंगे, सिमिली. सिमिली इज यूज्ड, प्रयोग की गई है. इन द लाइन, लाइन में. और लाइन लिख दीजिए कैसे, एस इन लाइक दैट. ठीक, सिंगल कोट फुल स्टॉप, आंसर हो गया. इस तरीके से आंसर देना है. अब आगे बढ़ते हैं. जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेंजा मैंने लिया हुआ है वो अगला है. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ये भी इसी चैप्टर से, माई मदर एट 66 वाई कमला दास. बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, स्टैंडिंग माने खड़े होकर, अ फ्यू यार्ड्स कुछ कदम की दूरी पर, अबे माने दूर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से माँ की तरफ देखा. तो अब वो उनका जब फिर से, माने ऑथर जो पोइटेस हैं वो कह रही हैं कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर, कि उनसे थोड़ा दूर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर उनको देखा. वेन पेल, पेल वही पीला, और वेन का मतलब होता है हल्का, मुरझाया हुआ. ठीक, वही मुरझाया हुआ पीला चेहरा देखा. एज जैसे कि अ लेट विंटर्स मून, जैसे एक लेट विंटर्स मून हो, यानी लेट विंटर्स मून का मतलब है कि सर्दी के अंत के समय, या लेट विंटर्स मून का मतलब ये है कि सर्दियों के समय जो लेट वाला चंद्रमा होता है, अर्ली वाला नहीं, लेट वाला, उसकी तरह. एंड फेल्ट दैट, और मैंने ये फील किया कि ओल्ड फैमिलियर एक, वही पुराना परिचित दर्द, एक माने दर्द या तकलीफ, फैमिलियर परिचित. माई चाइल्डहुड फियर, वही बचपन वाला डर. अब यहाँ कौन से डर की बात हो रही, यहाँ खोने के डर की बात हो रही. बट ऑल आई सेड, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा माँ से, वो क्या कहा, सी यू शून अम्मा, कि अम्मा फिर मिलेंगे. एंड ऑल आई डिड, और जो कुछ भी मैंने किया वो क्या था, वाज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, केवल मुस्कुराई मुस्कुराई मुस्कुराई. तो समझ गए. अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, वाई हैज़ द पोइट्स मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून. तो मदर की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों की गई है, क्योंकि दोनों लेट विंटर्स मून और उसकी माँ दोनों एक जैसे लग रहे. ठीक, पेल और वीक. समझ गए. तो आंसर क्या देंगे, इसी से बनाओ. द पोइट्स मदर या द पोइटेसिस मदर हैज बीन, हैज आगे आ जाएगा, हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज, क्योंकि बोथ दोनों, लुक्ड दोनों लगते हैं, दिखाई देते हैं, कैसे, पेल एंड वीक, पेल वीक एंड एज वाइट एज लेट विंटर्स मून. ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेट विंटर्स मून से इसलिए भी तुलना की गई कि वो सफ़ेद साड़ी उनकी माँ पहने हुई थी. तो ये अर्थ हो जाएगा. और ये नहीं लिखना तो पेल एंड वीक लिख दीजिए, बात खत्म हुई. पेल एंड वीक, बात खत्म, आंसर हो गया. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज दैट ओल्ड फेमिलियर एक रेफर टू. यहाँ ओल्ड फेमिलियर एक का अर्थ क्या है, तो वही अर्थ है इसका, खोने का डर, क्योंकि माँ बीमार है ना. तो समझ गए. तो इसका आंसर क्या होगा तीसरे का, ओल्ड फेमिलियर एक है, ये रेफर करता है एजिंग को और उनकी माँ के खोने को, डर को, सीधा लिख दो. तो दैट ओल्ड फेमिलियर एक रेफर्स, डज हटेगा, रेफर्स हो जाएगा, रेफर्स टू द एजिंग एंड, एजिंग को रेफर करता है, एंड या रेफर्स टू द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का डर. समझ गए. ये आंसर हो गया. क्लियर हो गई बात. एंड एजिंग भी लिख सकते हो साथ में, या ऐसे भी लिख सकते हो, द ओल्ड फेमिलियर एक रेफर्स टू द एजिंग एंड द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का डर, जो पुराना दर्द है, परिचित डर, क्या, खोने का डर. बिकॉज, क्योंकि हर मदर इज टू ओल्ड, कि उसकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी है.
ये हर मदर हैज बीन टू ओल्ड। समझ गए? आगे देखें, वॉट इज़ द पोइट्स चाइल्डहुड फियर, उस पोइट का बचपन का डर क्या है? वही डर है कि खोने का डर जो हमेशा एक बच्चे को डराता है ना। तो क्या लिखेंगे? द चाइल्डहुड फियर्स इज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, बिकॉज क्योंकि हर मदर इज इल एंड टू ओल्ड, बहुत बीमार हैं और टू ओल्ड, ज़्यादा बूढ़ी हैं, है ना। फुल स्टॉप। सो दिस फियर हॉन्ट्स एवरी चाइल्ड, एवरी यंग चाइल्ड। तो इसलिए ये फियर जो है वो हॉन्ट करता है, डराता है, हॉन्ट्स एवरी यंग चाइल्ड। ये हो गया आंसर इसका। समझ रहे ये? अब आगे देखें जरा। अब इसके बाद आगे बढ़ते तो ये जो इम्पोर्टेंट था इसमें वो मैंने बता दिया। अब ये जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो है आपका चैप्टर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। इसके जो ऑथर हैं वो है स्टीफन स्पेंडर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं सबसे पहले तो, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है फार फार फ्रॉम गस्टी बेब्स, कि गस्टी बेब्स से बहुत दूर, दी चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, लाइक रूटलेस बीड्स, जैसे कि जड़ से उखड़ी हुई खरपतवार, ऐसे ही इन बच्चों के चेहरे उन गस्टी बेब्स, उन झक्करदार हवाओं से दूर, अर्थात प्राकृतिक माहौल से दूर। समझ गए? द हेयर टर्न राउंड, अब जो इनके बाल हैं वो टर्न राउंड है, माने लटके हुए हैं चारों तरफ, ठीक। देयर पार्लर, उनके पीले चेहरों में ये लटके हुए हैं। अब कहानी तो आपको पता ही होगी, मैं अगर ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। तो मतलब इनके पीले चेहरे में इनके बाल लटके हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेड हेड डाउन, और जो लंबी लड़की है क्लासरूम में वो अपने वेड डाउन हेड की भार के कारण झुके हुए सिर के साथ वो बैठी है। कहने का मतलब अपना सिर झुकाए बैठी है क्लासरूम में, ठीक। अब भार कौन सा है? चिंता का भार। समझ गए? द पेपर सीमिंग बॉय, और वो बॉय जो पेपर की तरह दुबला पतला है, विद रेड्स आइज, जिसकी आंखें चूहे के जैसी हैं, ठीक। समझ गए? एक ऐसा बालक भी है जो पेपर के जैसा है, जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं, पेपर के जैसा दुबला पतला है। द स्टंटेड अनलकी एयर, और स्टंटेड माने अविकसित, स्टंटेड का अर्थ हो गया अविकसित, और एक बच्चा है जो स्टंटेड है माने अविकसित है। अनलकी एयर, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी, एयर माने उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन का उत्तराधिकारी, यानी ट्विस्टेड बोन माने मुड़ी हुई हड्डियाँ, यानी इसको जो यहाँ कुपोषण की बात हो रही कि इस बच्चे को कुपोषण स्वभाव से मिला है, कहने का मतलब विरासत में अपने पिता से मिला है। रिसाइटिंग अ फादर्स नॉल डिसीज, जो अपने पिता की नॉल डिसीज को रिसाइट कर रहा है, उच्चारित कर रहा है मन में, यानी पिता की बीमारी को मन में दोहरा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि जो गठिया का रोग है उसके पिता को, उसी रोग के कारण इसको भी स्टंटेड ग्रोथ मिली, अविकसित ग्रोथ मिली, और इसकी हड्डियाँ भी ट्विस्टेड हैं। तो ये क्या कर रहा है? रिसाइट कर रहा है अपने पिता की बीमारी को याद करते हुए। क्या रिसाइट कर रहा है? हिज लेसन, अपने पाठ को, फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क से, और एट द एंड ऑफ द डिम क्लास, और इसी डिम क्लास के एंड में। अब क्लास को डिम क्यों कहा गया? क्योंकि पूरी क्लास बहुत भद्दी गंदी है, अंधेरा है, वहाँ ज़्यादा उजाला नहीं है। तो उसी डिम क्लास के बैक में पीछे वन अननोटेड, एक ऐसा है जो अननोटेड है, स्वीट है और यंग है, जो बहुत स्वीट है और यंग है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें जो हैं वो एक स्वप्न में जीती हैं, माने स्वप्न देख रही उसकी आंखें। एक ऐसा बच्चा है जो क्लास के पीछे बैठा है, जो अपनी स्वप्न में खोया है। कौन से स्वप्न में? ऑफ स्क्वेरल्स गेम, स्क्वेरल के गेम के स्वप्न में। इन ट्री रूम, ट्री रूम का मतलब होता है मेखला, यानी पेड़ में कोई खोंग वगैरह होती है तो वहाँ जो गिलहरी अपना खेल खेलती है, तो उस गिलहरी के खेल का स्वप्न देख रहा है कि गिलहरी कैसे खेल खेल रही होगी खुली आंखों से। अदर देन दिस, इन सब के अतिरिक्त, इन सब से हटकर, किस सब से हटकर? इस क्लासरूम के माहौल से हटकर ये बच्चा जो है, जो अननोटेड है, जिस पर किसी की नज़र नहीं गई, वो गिलहरी के खेल के स्वप्न में खोया हुआ है। अब क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट कंपेयर द चिल्ड्रन फेसेस टू रूटलेस बीड्स। अब क्यों ऑथर बच्चों के फेसेस की तुलना रूटलेस वीड्स से करता है? क्योंकि
उनका जो फ्यूचर है वो इनसिक्योर है और वे पुअर हैं, उन पर कोई उनकी केयर नहीं करता, देयर इज नो वन टू केयर अबाउट देम। ठीक है, तो आंसर क्या देंगे? द पोएट कंपेयर्स, डज हटेगा, कंपेयर्स हो जाएगा। द पोएट कंपेयर्स द चिल्ड्रन फेसेस टू रूटलेस बीट्स, रूटलेस बीट्स से उनकी बीट्स से तुलना करता है, बिकॉज क्योंकि दे आर द पुअर चिल्ड्रन, ठीक है, हु लिव इन अ स्लम एंड स्टडी इन द स्कूल विच इज सिचुएटेड इन द स्लम, कि जो स्लम में स्थित है, माने गंदी बस्ती में स्थित है, उस स्कूल में ये पढ़ते हैं। दे आर टोटली निगलेक्टेड, ये जो हैं वो टोटली निगलेक्टेड है। एंड देयर फ्यूचर इज इनसिक्योर, और उनका जो फ्यूचर है वो इनसिक्योर है। समझ गए? ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद अगर इतना बड़ा ना भी लिखना चाहें तो छोटा उसको करके लिख सकते हैं। द पोएट कंपेयर्स द चिल्ड्रन फेसेस टू रूटलेस बीट्स, बिकॉज क्योंकि दीज पुअर चिल्ड्रन आर टोटली निगलेक्टेड हैं एंड देयर फ्यूचर इज इनसिक्योर। बस हो गया आंसर। अगला है हु इज द अनलकी एयर। अनलकी एयर कौन है? अनलकी उत्तराधिकारी कौन है? तो ये अविकसित ग्रोथ वाला लड़का है ना। तो द बॉय विद स्टंटेड ग्रोथ, तो हु की जगह सीधा नाम लिख दीजिए, द बॉय विद स्टंटेड ग्रोथ, ठीक, इज द अनलकी एयर। और वाई इज ही सो कॉल्ड, उसको ऐसा क्यों कहा गया? उसको ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उसको विरासत में अपने पिता की बीमारी मिली है ना। तो आंसर देंगे ही इज कॉल्ड अनलकी एयर, उसको अनलकी एयर कहा गया बिकॉज क्योंकि ही हैज इनहेरिटेड हिज फादर्स डिसीज, क्योंकि उसने अपने पिता की डिसीज को इनहेरिट किया। ही हैज इनहेरिटेड हिज फादर्स डिसीज। हुज आईज लिव इन अ ड्रीम, किसकी आंखें एक स्वप्न में खोई हैं। तो किसकी आंखें खोई हैं? तो सीधा नाम बता दो, ठीक। तो वही लड़का जो क्लास के बैक में अननोटेड है, स्वीट और यंग है, तो यही आंखें देंगे, है ना। तो आंसर क्या देंगे? द बॉय हु इज सिटिंग इन द एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, द स्वीट एंड यंग बॉय, ऐसे लिखिए द अननोटेड कॉमा स्वीट एंड यंग बॉय हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास इज हैविंग अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल्स गेम, ठीक है, इन अ ट्रीज हॉलो आउटसाइड द क्लासरूम। समझिए, क्लासरूम के बाहर जो पेड़ की हॉलो में जो घोंसला है उसका वो स्वप्न देख रहा है। समझ गए? और व्हाट इज द ड्रीम, पूरा आंसर मैंने दे दिया, ड्रीम क्या है वो बता दिया। या इसको अलग अलग फैक्टर करके देना चाहते हो तो किसकी आंखें स्वप्न में खोई हैं? तो द अननोटेड कॉमा स्वीट एंड यंग बॉय हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, है ना, लिव इन अ ड्रीम, वो एक स्वप्न में जीता है। ये हो गया इसका आंसर। और ड्रीम क्या है? द ड्रीम इज ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन अ ट्रीज हॉलो। हॉलो माने होता है खोखला, पेड़ का जो खोखला हिस्सा होता है वहाँ। बस हो गया आंसर। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो पैसेज है वो दूसरा पैसेज, नेक्स्ट पैसेज की ओर मूव करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योरली, निश्चय ही। श्योरली माने निश्चय ही। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, जो शेक्सपियर है वो विक्ड है माने दुष्ट है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है वो एक बुरा एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन, विद शिप्स वो मैप जिसमें शिप्स हैं, सन हैं, और लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और ये सब चीज़ें इन बच्चों को प्रेरित करती हैं, प्रलोभित करती हैं, टेम्प्ट करती हैं कि वे कुछ चुराएं। समझ गए? फॉर लाइव्स, अब चूंकि जो इनके जीवन है दैट स्लाइली टर्न, जो बड़े चालाकी से इनका जीवन मुड़ता है, इन देयर क्रैम्ड होल, अपने
तंग होल में। अब तंग होल का अर्थ ये है कि इनकी सकरी सकरी गलियाँ, तंग गलियाँ जहाँ ये लोग रहते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कि फॉग से लेकर अंतहीन रात्रि तक, यानी मॉर्निंग से लेकर, मॉर्निंग में भी धुंध, यहाँ धुंध का अर्थ हुआ गरीबी की धुंध, समझ गए। और एंडलेस नाइट का मतलब है मृत्यु, वो रात्रि जो कभी समाप्त ना हो, यानी गरीबी ऐसी कि जो कभी समाप्त ना हो। यानी क्रैम्ड होल से इनका जीवन फॉग से शुरू और एंडलेस नाइट तक खत्म, यानी अंधकार से शुरू अंधकार में ही खत्म, अंतहीन रात्रि में खत्म। तो इनका जीवन है जो टर्न भी अगर लेता है तो कहाँ से, फॉग से एंडलेस नाइट तक। ऑन देयर स्लैग हीप, और उनके स्लैग हीप पर, स्लैग हीप माने होता है ढेर, और स्लैग का मतलब होता है धातुमल, कि धातुमल के ढेर पर। अब धातुमल का अर्थ यहाँ क्या हुआ समझिए, जो ऊपर जो ये चीज़ें टंगी हैं, इसके ऊपर का एक स्टैंजा है जिसमें डोनेशंस की बात की गई थी, जो ये वो चीज़ें टंगी थी, जैसे शेक्सपियर का चित्र हो गया, ओपन मैप हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सब स्लैग हीप हैं, ठीक। तो इन्हीं स्लैग हीप पर, माने इनके लिए तो कूड़ा का ढेर है, कोई अर्थ नहीं रखता ये सब चीज़ें। तो दीज चिल्ड्रन बियर स्किन, ये जो बच्चे हैं वो स्किन पहने हुए हैं, पीप्ड थ्रो बाई बोन्स, जो हड्डियों से झांकती हुई स्किन है, पीप थ्रू माने होता है झांकना। एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील, और स्टील के चश्मे ये लोग पहने हैं, विद मैंडेड ग्लास, जिनमें जो ग्लास लगा है वो मैंडेड ग्लास है, अर्थात संशोधित गिलास है, जिसमें कुछ न कुछ तोड़ फोड़ के जोड़ा गया है। लाइक जैसे बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ऐसे जोड़ा गया है जैसे बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे बोतल के टुकड़ों को पत्थर में जोड़ दिया जाता है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, कि उनका पूरा समय और जो स्पेस है, जगह है, वो फॉगी स्लम है, एक धुंध से भरी हुई गंदी बस्ती, यानी पूरा समय इनका इसी में बीतता है, यही इनका जीवन है, यही जिंदगी है, यही समय है, सब कुछ है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, कि ऑथर कहता है इसलिए ब्लॉट कर दो, हटा दो, देयर मैप्स, इनके मैप्स को हटा दो, विद स्लम्स, यानी इनकी स्लम के साथ इनको हटा दो। कहने का अर्थ ये हुआ कि जिन जगह पर रहते हैं उन जगह ही नष्ट कर दो और इनको अच्छी जगह में ले जाओ, और ऐसे नष्ट करो एज बिग एज डूम, जैसे कि अंधकार प्रलय में नष्ट हो जाता है, जैसे प्रलय सबको नष्ट कर देती, वैसे ही सारा कुछ नष्ट कर दो, इनका जो भी बुरा है इनके जीवन वो सब खत्म कर दो, ये अर्थ है इसका, समझ गए। अब पहला क्वेश्चन है, वाई इज शेक्सपियर डिस्क्राइब्ड एज बिग्ड, शेक्सपियर को यहाँ बिग्ड क्यों कहा गया, क्यों डिस्क्राइब किया गया शेक्सपियर को यहाँ बिग्ड। तो शेक्सपियर इज डिस्क्राइब्ड एज बिग्ड बिकॉज द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर ऑन द क्लासरूम इज यूजलेस फॉर दीज निगलेक्टेड चिल्ड्रन, क्योंकि इन बच्चों के लिए ये यूजलेस है, कोई उसका यूज नहीं, क्योंकि पहले तो इनकी हालत ही ठीक हो जाए फिर कहीं यूज हो। अब इसका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज ही हैव ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों पर कौन सा प्रभाव उसने ये चीज़ डालती है, ये पिक्चर। तो नथिंग, कुछ भी नहीं है ना, तो क्या आंसर देंगे, तो व्हाट इफेक्ट डज ही हैव, कि शेक्सपियर क्या प्रभाव डालता है, तो ही डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, एनी पॉजिटिव इफेक्ट, ये लिखो, ऑन द चिल्ड्रन, ठीक, समझ गए, क्लियर। आगे देखो, वाई इज द मैप अ बैड एग्जाम्पल, मैप इनके लिए बैड एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि मैप जो है वो इसलिए बैड एग्जाम्पल है क्योंकि इनका जीवन इनकी तंग गली तक सीमित है, ठीक है, और केवल जो मैप है वो इनको स्टील करने के लिए, माने मैप को देख के चोरी करने की इनको प्रेरणा मिल सकती है, मैप में जो अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हैं उससे चोरी करने की प्रेरणा मिल सकती है, इसलिए मैप जो है वो एक बैड एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या देंगे, द मैप फॉर दी चिल्ड्रन इज़ अ बैड एग्जाम्पल बिकॉज, क्योंकि मैप कैन ओनली टेम्प्ट देम टू स्टील, क्योंकि मैप इनको केवल स्टील करने के लिए प्रेरित कर सकता है। एंड मैप इज यूजलेस फॉर देम बिकॉज देयर लाइफ इज लिमिटेड टू द स्लम ओनली, क्योंकि उनका जो जीवन है वो केवल स्लम तक आधारित है, स्लम तक है मौजूद, इसके आगे नहीं। पॉइंट आउट द टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा, स्टेंजा की लास्ट लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो लास्ट लाइन दी है एज बिग एज डूम, इतना बड़ा जितना डूम, तो अर्थ क्या हुआ इसका, अर्थ हुआ डूम से तुलना की गई,
तो कौन सा वो हो जाएगा, सिमली। तो आंसर क्या देंगे, सिमली इज यूज्ड इन द लास्ट लाइन। और लास्ट लाइन में लिख देना सिंगल कोट में एज बिग एज डूम, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे जो है चैप्टर वो है, अब ये जो पोयम दी है वो है आपकी कीपिंग क्वाइट। पोयम का नाम है कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरूडा। पेब्लो नेरूडा ये पोयम है। ठीक, अब इसके अंतर्गत अपन को आंसर देना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। पोयम का नाम है कीपिंग क्वाइट, ध्यान रखिएगा, कीपिंग क्वाइट। ठीक, अब पोयम को पढ़ते हैं। फॉर वंस, ऑथर कहते हैं, पोएट यहाँ कहते हैं फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, धरती के धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हम किसी भी भाषा में बात ना करें, अर्थात चुप रहें। अब किसी भाषा में बात ना करने का अर्थ हुआ कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो भी भाषा बोलता हो वो अपनी भाषा में बात ना करे, अर्थात कुछ भी मत बोले, चुप हो जाए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो एक क्षण के लिए रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपने आर्म्स को, हाथों को और पैरों को, या ये कहें कि यहाँ आर्म्स का अर्थ हथियारों से भी हो सकता है, इनको भी मत हिलाएं, माने शांत रहें, सारी गतिविधियां रोक दें। फिर आगे ऑथर कहता है इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, कि ये बड़ा ऊर्जा से भरा एक्सोटिक मूवमेंट होगा, माने कैसा मूवमेंट, आश्चर्यजनक मूवमेंट होगा। ठीक, विदाउट रस, कि जहाँ कोई रस नहीं, अर्थात कोई भीड़ भाड़ नहीं। विदाउट एंजिन्स, जहाँ कोई एंजिन्स नहीं, अर्थात कि जहाँ गाड़ियों के चलने की, उनके इंजन की आवाज़ नहीं आती, शोरगुल नहीं है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब ऐसे समय एक साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक सडन माने अचानक घटित होने वाली, स्ट्रेंजनेस में, अजीबता में, स्ट्रेंजनेस माने अजीबपन में। समझ गए कि हम सारे इस क्षण में जब सब शांत हो जाएंगे तो एक अजीब सी शांति हमें घेर लेगी। तो क्वेश्चन पहला है, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ, व्हाई डज द पोएट सजेस्ट अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ पीस एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड, कि पोएट पीस एंड साइलेंस के कुछ मूवमेंट को क्यों सजेस्ट करता है। तो सीधी सी बात है, जब हम कुछ क्षण के लिए शांत हो जाएंगे तो हमें एक अवसर मिलेगा अपने अंदर उतरने का और शांत हो जाने का, यानी इंट्रोस्पेक्शन का और क्वाइट होने का हमें अवसर मिलेगा, हम अपने आप को समझ सकेंगे। ठीक, तो आंसर क्या देंगे, डज हटेगा, द पोएट सजेस्ट, एस लग जाएगा, द पोएट सजेस्ट अ फ्यू मोमेंट ऑफ पीस एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड बिकॉज ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ ह्यूज साइलेंस इन द वर्ल्ड एंड ही वॉन्टेड अस, और सॉरी फिर से समझे, मैंने पास्ट में ले गया आंसर को, प्रेजेंट में देना है। क्या देंगे आंसर, द पोएट सजेस्ट अ फ्यू मोमेंट ऑफ पीस एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड बिकॉज, क्योंकि, क्यों सजेस्ट करता है, क्योंकि इफ़ वी आर साइलेंट फॉर अ मोमेंट, अगर हम एक क्षण के लिए साइलेंट हैं, देन इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, क्योंकि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, फॉर अस टू इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ, कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकेंगे। इंट्रोस्पेक्ट की स्पेलिंग इंट्रोस्पेक्ट कर सकेंगे। समझ गए, ये हो गया इसका आंसर, खत्म बात। एंड, और भी अगर बढ़ा के लिखना चाहो तो फिर तो कुछ भी लिख दो, है ना, फिर तो ये लिख सकते हो कि देन वी विल हैव अ पीस ऑल अराउंड ऑफ अस, कि हम सब के चारों एक शांति होगी। खैर इतना नहीं, इतनी पर्याप्त है। हाउ विल द सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ अफेक्ट ऑल ऑफ अस, कि सस्पेंशन माने होता है बंद रखना, कि सारी एक्टिविटीज़ को जब बंद कर देंगे तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हम सभी एक एक्सोटिक मूवमेंट का अनुभव करेंगे और हम सभी एक सडन स्ट्रेंजनेस में आ जाएंगे और साथ ही साथ शांति से घिर जाएंगे, है ना, यही होगा ना। तो द सस्पेंशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विल अफेक्ट ऑल ऑफ अस
ऐसे ना करके ऐसे करो। वेन वी विल स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज़, जब हम सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देंगे। वेन वी सेल कर दो या वी विल कर दो, दोनों चल जाएंगे। वी सेल या विल कुछ भी लगा दो। वी सेल स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज़, देन इट विल क्रिएट एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस एंड विदाउट एनी नॉइज। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, एंड फुल स्टॉप के बाद देखो, एंड वी विल ऑल बी टुगेदर इन अ पीसफुल एनवायरमेंट, या वी विल हैव अ पीसफुल एटमॉस्फेयर, ये हमारे पास एक पीसफुल एटमॉस्फेयर आ जाएगा। फिर समझ गए? या देयर विल बी अ पीस ऑल अराउंड ऑफ अस, कि हम सबके चारों ओर एक शांति होगी। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ही रेफर टू एज द एक्सोटिक मूवमेंट, कि एक्सोटिक मूवमेंट से वो क्या रेफर करना चाहता है। तो एक्सोटिक मूवमेंट का अर्थ है ना, एक्सोटिक मूवमेंट का अर्थ है कि हम सब एक साथ हो जाएंगे, ये होगा एक्सोटिक मूवमेंट। तो क्या लिखेंगे, व्हाट डज ही रेफर टू एज एक्सोटिक मूवमेंट के रूप में क्या रेफर करना चाहता है। तो हमारा इकट्ठा होना रेफर करना चाहता है वो, तो ही रेफर्स टू आवर गेटिंग टुगेदर। आंसर क्या करेंगे, ही रेफर्स टू आवर गेटिंग टुगेदर, कि हमारा इकट्ठा होना, गेटिंग टुगेदर एज द एक्सोटिक मूवमेंट, एज द एक्सोटिक मूवमेंट। समझ गए? हो गया आंसर। आगे देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन। अब जो अगला पैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर कहता है, पोएट कहता है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कि जो मैं चाहता हूँ उसमें कंफ्यूज मत होइए विद टोटल इनएक्टिविटी, कि टोटल इनएक्टिविटी से जो मैं चाहता हूँ, अर्थात मेरा जो टोटल इनएक्टिविटी से अर्थ है उसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि मेरा टोटल इनएक्टिविटी कहने का अर्थ क्या है। तो टोटल इनएक्टिविटी का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, कि जीवन वही है जो इसके चारों ओर है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मेरा मृत्यु से, डेथ से कोई ट्रक वेद होना माने होता है लेना देना, कि मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। कि ऑथर कहता है कि आप कंफ्यूज मत हो कि टोटल इनएक्टिविटी से मेरा क्या अर्थ है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। यानी टोटल इनएक्टिविटी का अर्थ ये नहीं है कि कोई मृत हो जाए, पूरा टोटल इनएक्टिव हो जाए। ठीक, इसमें कंफ्यूज ना हो मेरी बात पे। तो ऑथर का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट, पोएट क्या सजेस्ट करता है। व्हाट डज ही रिफ्यूट, और किस चीज़ का वो खंडन करता है। तो पोएट क्या सजेस्ट करता है और किस चीज़ का वो खंडन करता है। तो पोएट सजेस्ट करता है साइलेंट होना और स्टिल होना एक क्षण के लिए, और वो टोटल इनएक्टिविटी का आइडिया है, विच मीन्स डेथ, जिसका मतलब डेथ है, उससे वो मना करता है। समझ गए? तो आंसर क्या देंगे, द पोएट, डज हटेगा यहाँ सजेस्ट हो जाएगा, द पोएट सजेस्ट टू बी साइलेंट एंड कीप स्टिल फॉर अ मोमेंट, ये आंसर हो गया इतने का। एंड व्हाट डज ही रिफ्यूट, किसका वो खंडन करता है। तो ही रिफ्यूट्स, डज हटेगा यहाँ रिफ्यूट्स हो जाएगा, ही रिफ्यूट्स द आइडिया ऑफ टोटल इनएक्टिविटी विच इज डेथ, कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है डेथ। तो इससे वो रिफ्यूट करता है। व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है। तो लाइफ इज, लाइफ क्या है इसके लिए कहा है, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। तो आंसर ही दे दो, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, फुल स्टॉप। इट इज एक्शन, इट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी। समझ गए? बस हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाई टू हैव नो ट्रक विद डेथ। टू हैव नो ट्रक विद डेथ से पोएट का क्या अर्थ है। इससे अर्थ है कि पोएट डेथ से, इस मतलब डेथ से मना करता है, डेथ से उसका कोई लेना देना नहीं। तो आंसर क्या देंगे, पहले यही पूरी फ्रेज उतारेंगे, टू हैव नो ट्रक विद डेथ द पोएट मीन्स, पोएट का मतलब है ना, या बाय द एक्सप्रेशन, ऐसे लिख सकते, बाय द एक्सप्रेशन सिंगल कोट में लिखेंगे, टू हैव नो ट्रक विद डेथ मीन्स दैट, इसका मतलब है कि द पोएट रिफ्यूजेस, है ना, या द पोएट, ऊपर जो लिखा था अपन ने क्या लिखा था, द पोएट रिफ्यूट्स द आइडिया ऑफ टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। समझ गए? समझ गए?
बस ये आंसर है इसका। अब नेक्स्ट, ये ऐसे भी लिख सकते, द पोएट रिफ्यूट्स खंडन करता है द आइडिया ऑफ डेथ विद टोटल इनएक्टिविटी, ये चीज़। अब नेक्स्ट पैसेज, नेक्स्ट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमें सिखा सकती है। एज, जब, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक चीज मृत प्रतीत होती है, जब धरती हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और वो प्रत्येक चीज जो मृत दिखती है वही बाद में जीवित प्रतीत होती है, प्रूव हो जाती है अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, ऑथर कहता मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। ठीक, अब इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पहले वो कहता है व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, अर्थ हमें कौन सा पाठ पढ़ा सकती है। क्वेश्चन का आंसर देना, अर्थ हमें कौन सा पाठ पढ़ा सकती है। अर्थ हमें सिखा सकती है धरती पर रहना, है ना। तो आंसर क्या होगा, द अर्थ कैन टीच अस टू लिव, टीच अस हाउ टू लिव इन द अर्थ, ये हो गया आंसर, समझ गए। द अर्थ कैन टीच अस हाउ टू लिव इन द अर्थ, या हाउ टू सर्वाइव इन अर्थ, है ना, या ऑन दी अर्थ, कुछ भी लिख दो। आगे देखो, हाउ डज द पोएट इंटरप्रेट द इनएक्शन एंड एक्शन ऑन दी अर्थ, कि इनएक्शन और एक्शन को वो कैसे, किस प्रकार से इनकी व्याख्या करता है, कि निष्क्रियता और सक्रियता को कैसे वो यहाँ व्यक्त करता है। तो इसका आंसर अपन को ऐसे देना है, जो धरती होती है वो विंटर में कभी कभार धरती, ये कह लें कि धरती कभी कभार इनएक्टिव लगती है, लेकिन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ, जो प्रत्येक ऑब्जेक्ट होता है धरती का, वो एक्चुअल में इनएक्टिव होती हुई एक्टिव होता है। ठीक, या तो ऐसे आंसर दे दो, या अपन ऐसे भी लिख सकते, द अर्थ लुक्स इनएक्टिव इन विंटर, है ना, एंड इट लुक्स डेड, बट इन स्प्रिंग इट लुक्स एक्टिव, हो गया आंसर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद है पॉइंट आउट द टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा, पहली लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। पहली लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपका बहुत सिंपल है, वो है आपका पर्सोनिफिकेशन। कैसे, कि जब धरती हमें कोई चीज़ सिखा सकती है, यानी धरती सिखाएगी टीचर की तरह, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि धरती को हमने जीवित करके टीचर के रूप में प्रयोग कर रहे, तो इसका अर्थ हो गया मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। क्या हो जाएगा इसमें, पर्सोनिफिकेशन, ध्यान रखना, पर्सोनिफिकेशन। जब किसी चीज़ को, निर्जीव चीज़ को हम जीवित करके, अब वो निर्जीव चीज़ कौन कौन सी हो सकती है, या तो आइडिया हो सकता है, या कोई डेड आर्टिकल हो सकता है, मृत वस्तु, डेड थिंग हो सकती है ना, या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, या कोई फिर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो सकता है। जब उसको हम जीवित करें और उससे काम लें, मनुष्यों की तरह, जैसे पृथ्वी को जीवित करके काम ले रहे हैं, इधर उससे लेसन दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें आगे। अब अगला जो है, अगला पैसेज जो है वो मैंने लिया हुआ है आपका लास्ट चैप्टर से लिया हुआ है, द आंट जेनिफर्स टाइगर्स। चैप्टर का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इस चैप्टर से लिया हुआ मैंने। और इसकी जो पोइटेस हैं वो है एड्रीन रिच, ये इसकी पोइटेस हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये चैप्टर मैंने यहाँ से लिया हुआ है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे पूरा आने की चांस है 100%। क्वेश्चन कह रहा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, पैसेज जो इसका है स्टेंजा, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस माने उछलते हैं, छलांग लगाते हैं, कूदते हैं। एक्रॉस अ स्क्रीन, एक पर्दे पर, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ बर्ड ऑफ ग्रीन, जो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स की जो निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं, डेनिजन माने होते हैं निवासी, ब्राइट टोपाज की तरह, यानी एक रत्न होता है जिसको पुखराज बोलते हैं, पुखराज की तरह चमकीले हैं जो। और डेनिजन से जो निवासी ऑफ अ बर्ड ऑफ ग्रीन, वे टाइगर जो पर्दे पर बने हुए हैं, जो उनके स्वेटर पर बने हुए हैं, वो टाइगर क्या है, स्वेटर पर भी हम समझ सकते हैं, यहाँ पर्दे पर भी समझ सकते हैं। स्क्रीन का माने होता है पर्दा।
वो जंगल के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वे उन लोगों से नहीं डरते जो पेड़ों के नीचे होते। दे पेस इन स्लीक चाइवलरिक सर्टेनिटी, दे पेस, वे गति बनाते हैं अर्थात चलते हैं, इन स्लीक, बड़े सावधानी से, बड़ी एक चालाकी पूर्वक, बड़े कोमल तरीके से, चाइवलरिक सर्टेनिटी, एक योद्धा वाली निश्चितता के साथ, यानी टाइगर का चलना ही वीरता की निशानी है, ये अर्थ हुआ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो समझे, वाई आर द टाइगर्स रेफर टू एज आंट जेनिफर्स टाइगर, कि टाइगर को क्यों आंट जेनिफर टाइगर कहा है? क्योंकि आंट जेनिफर ने उनको अपने स्वेटर के पैनल में क्रिएट किया था। यही हो गया आंसर। तो आंसर क्या देंगे? द टाइगर्स आर रेफर टू एज आंट जेनिफर्स टाइगर बिकॉज, क्योंकि आंट जेनिफर क्रिएटेड देम ऑन अ पैनल ऑफ स्वेटर, ऑफ हर स्वेटर, ऑफ अ स्वेटर कर दें, हर स्वेटर कर दें, दोनों चल जाएगा, समझ गए? अ स्वेटर या हर स्वेटर, कुछ भी बोल दें, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाउ हैव दे बीन डिस्क्राइब्ड, टाइगर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो टाइगर जो है ब्राइट टोपाज की तरह बताया, यानी ब्राइट उनका ब्राइट हैं और टोपाज जैसा उनका कलर है। तो बताएंगे आंसर, द टाइगर्स आर ब्राइट एंड देयर कलर इज लाइक टोपाज की तरह उनका कलर, समझ गए? ये ऐसे ही बोल सकते हैं, द टाइगर्स आर ब्राइट फुल स्टॉप दे आर टोपाज कलर, और दे आर द एनिमल्स ऑफ, या दे आर द सिटीजन्स ऑफ, वे नागरिक हैं, या दे आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। फिर आगे लिखो, पूरा मतलब क्वालिटी बताना है जो इस पैसेज में दी है। ब्राइट टोपाज बताया है, जंगल का निवासी बताया कि लोगों से नहीं डरते और बड़े चाइवलरिक सर्टेनिटी के साथ वो चलते हैं, ये चीज़ बतानी है अपन को। तो आंसर क्या लिखेंगे? द टाइगर्स आर ब्राइट फुल स्टॉप, दे आर टोपाज कलर, दे आर एनिमल्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, दे डू नॉट फियर द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री फुल स्टॉप, दे वॉक ब्रेवली या बोल्डली, ये भी लिख सकते। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू दे वॉक अप एंड डाउन, वे अप एंड डाउन कैसे चलते हैं? तो बड़े एरोगेंट वे में चलते हैं। तो दे वॉक अप एंड डाउन इन अ सर्टेन इलिगेंट एंड एरोगेंट वे, इलिगेंट माने होता है भव्य शान के साथ, और एरोगेंट वे के साथ चलते, माने बड़े एरोगेंट माने दम्भी स्वभाव से, या दे वॉक अप एंड डाउन इन अ स्लीक चाइवलरिक सर्टेनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर, ये भी हो जाएगा। या आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप लास्ट वाली लाइन लिख दीजिए, तब भी सही है, पेश की जाए कर दीजिए, दे वॉक अप एंड डाउन इन स्लीक चाइवलरिक सर्टेनिटी, हो गया ले वो आंसर, ऐसे भी लिख सकती, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो अगला पैसेज है, इसका अगला स्टेंजा है, व्हेन आंट इज डेड, कि पोएट कहती हैं कि जब आंट मर जाएंगी, जब वो मर गई हैं, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स, कि उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, जो हाथ हैं, डरे हुए हाथ, जो आतंकित हाथ हैं, वे विल स्टिल रिंग्ड, उनमें अभी भी रिंग्ड हैं वो, अर्थात अंगूठी पहनी हुई है उन हाथों में, विद ऑर्डील्स, ऑर्डील्स का मतलब यहाँ है कि ऑर्डील्स का इधर अर्थ है कि जो वो अपने मतलब जीवन में जो वो ऑर्डर मानती नहीं, ऑर्डील्स का जो अर्थ है वो इधर है कटु अनुभव, कि ऑर्डील्स का प्रतीक है वो रिंग, सी वाज मास्टर्ड बाई, कि जिससे उसको गुलाम बनाया गया, यानी स्त्री को यहाँ गुलाम बनाने की बात की गई। तो अंगूठी भी जो है वो अंकल ने पहनाई थी, तो इस बात का प्रतीक थी कि अब अंकल के अधीन काम करेंगी, जिंदगी भर अंकल के अधीन रहेंगी, इसका प्रतीक है, ठीक। तो उसीलिए कहा गया है द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, और टाइगर जो पैनल में इन्होंने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग, वे तो उछलते कूदते रहेंगे, प्राउड रहेगा उनको हमेशा, और अनएफ्रेड, हमेशा निडर रहेंगे। देखिए आंटी मर के चली गई, ठीक। क्वेश्चन है पहला, वाई आर आंट जेनिफर से हैंड कॉल्ड टेरिफाइड, कि आंट जेनिफर के हैंड को टेरिफाइड क्यों कहा गया, आतंकित क्यों कहा गया? क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनसे जो काम करवाया घर में, मैरिड लाइफ में उनकी, वो एक स्लेव की तरह करवाया। तो आंसर क्या देंगे, बनाओ इसको, आंट जेनिफर हैंड्स आर कॉल्ड terrified because her husband made her work,
क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनको काम करवाया, लाइक अ स्लेव, एक स्लेव की तरह, फुल स्टॉप, नौकर की तरह, आफ्टर मैरिज। ठीक है, ये आंसर हो गया। वॉट और डील्स, कौन से वैवाहिक अनुभव, कटु अनुभव, डिड सी एक्सपीरियंस, उन्होंने अनुभव किए इन हर मैरिड लाइफ, अपने मैरिड लाइफ में। तो सीधी सी बात है, उन्होंने अनुभव क्या किए, हमेशा वो एक नौकर का जीवन जीती रहीं और कष्टमय जीवन जीती रहीं, है ना, और हमेशा उनके हस्बैंड का उन पर कंट्रोल रहा। तो आंसर क्या दोगे, इन हर मैरिड लाइफ सी ऑलवेज रिमेन्ड अ स्लेव ऑफ हर हस्बैंड, वो अपनी हस्बैंड का हमेशा स्लेव रही, एंड सी वाज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड। ठीक, सी रिमेन्ड, वो रही, सी रिमेन्ड टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड। अगला है, वाई विल हर टाइगर्स गो ऑन प्रांसिंग, उनके टाइगर गो ऑन प्रांसिंग, प्रांसिंग करना क्यों जारी रखेंगे, माने उछलना क्यों जारी रखेंगे, उछली कूदे क्यों बराबर, प्राउड रखेंगे और अनएफ्रेड रहेंगे क्यों, आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद भी। तो सीधी सी बात है, क्योंकि टाइगर जो है वो हमेशा फ्री होने का, फियरलेस होने का और प्राउड स्पिरिट तो है ही है वो, तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से बनाओ आफ्टर हर डेथ, कॉमा, हर टाइगर्स विल आगे आ जाएगा, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनएफ्रेड, बिकॉज क्योंकि दे आर द सिंबल ऑफ फ्रीडम, कॉमा, फियरलेसनेस एंड प्राउड, क्योंकि वे सिंबल ही इसी चीज़ के प्रतीक ही हैं, स्वतंत्रता के, फियरलेसनेस के और प्राउड के। तो इसी के साथ ये 6 नंबर का जो आपका वीडियो है वो यहीं दनादन ख़त्म होता है। वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। सो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना, यदि एक बार में तैयार ना हुआ तो दोबारा करें, लेकिन करें ज़रूर इसको। तो इसी के साथ यहीं तक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।